हाइड्रोलिक स्कीमेटिक को पहली बार देखना ऐसा लग सकता है जैसे आप कोई खजाने का नक्शा पढ़ने या कोई पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। शुरुआत में यह थोड़ा उलझन भरा लगता है, लेकिन एक बार जब आप प्रतीकों को समझ लेते हैं तो यह वास्तव में काफी तार्किक होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो के अंत तक आप मुख्य घटकों के प्रतीकों को समझ जाएंगे: एक्ट्यूएटर्स, पंप्स, कंट्रोल वाल्व्स और एक्सेसरीज। इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम की रीढ़ होते हैं जो आपको ट्रबल शूटिंग, डिजाइन या बस यह समझने में मदद करते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक रिजर्वायर या टैंक से शुरू करते हैं। इसे हाइड्रोलिक फ्लूइड के भंडारण के रूप में सोचें। यही वह जगह है जहां से सिस्टम को लगातार फ्लूइड की सप्लाई मिलती है, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है। इसके बाद हाइड्रोलिक पंप किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम का दिल होते हैं, जो सभी घटकों को शक्ति देने के लिए फ्लूइड का प्रवाह संचालित करते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा को फ्लूइड पावर में बदलते हैं, जिससे सिस्टम सुचारू रूप से चलता रहता है। जब आप किसी डायग्राम में एक सर्कल के अंदर एम देखते हैं तो वह उस इलेक्ट्रिक मोटर को दर्शाता है जो पंप को चलाती है। सिस्टम में अगला है चेक वाल्व, जो एक महत्वपूर्ण घटक है और यह सुनिश्चित करता है कि फ्लूइड केवल एक ही दिशा में बहे। हालांकि कुछ डिजाइनों में पंप के बाद चेक वाल्व नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा एक चेक वाल्व लगाता हूं ताकि पंप पर बैक प्रेशर न आए। यह साधारण सा जोड़ पंप के प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और सिस्टम की कुल दक्षता को बढ़ाता है। अब चलिए रिलीफ वाल्व को देखते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में रिलीफ वाल्व जरूरत के अनुसार अतिरिक्त फ्लूइड छोड़कर प्रेशर को नियंत्रित करता है। यह खुलता है ताकि फ्लूइड टैंक में वापस जा सके और सिस्टम के प्रेशर को एक निर्धारित मान पर बनाए रखता है। इस उदाहरण में हमने रिलीफ वाल्व को 1000 psi या 69 बार पर सेट किया है। कभी कभी सिस्टम में एक अतिरिक्त रिलीफ वाल्व भी लगाया जाता है, जिसे सेकेंडरी रिलीफ वाल्व कहा जाता है। यह वाल्व एक सुरक्षा बैकअप के रूप में काम करता है और प्राइमरी रिलीफ वाल्व के फेल होने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। आमतौर पर सेफ्टी रिलीफ वाल्व को मुख्य रिलीफ वाल्व के प्रेशर सेटिंग से 20% से 30% अधिक पर सेट किया जाता है। अगला है हाइड्रोलिक एक्चुएटर या सिलेंडर। यह फ्लूइड पावर को लेकर उसे रैखिक गति में बदल देता है। लेकिन एक्चुएटर्स के कितने प्रकार होते हैं? हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, जो प्रत्येक विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किए गए हैं। पहला, सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्चुएटर। इस प्रकार का एक्चुएटर हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से एक दिशा में चलता है और फिर एक स्प्रिंग या गुरुत्वाकर्षण उसे उसकी प्रारंभिक स्थिति में वापस ले आता है। दूसरा, डबल एंडेड एक्चुएटर। इसमें दोनों तरफ पिस्टन रॉड होती है, जिससे यह दोनों दिशाओं में समान बल के साथ चल सकता है। तीसरा, टेलीस्कोपिक एक्चुएटर। ये कई चरणों से बने होते हैं जो बाहर की ओर फैलते हैं, जैसे टेलीस्कोप के हिस्से, जिससे लंबी पहुंच मिलती है और जगह की बचत होती है। चौथा, डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक एक्चुएटर। इसमें पिस्टन के दोनों ओर हाइड्रोलिक प्रेशर का उपयोग किया जाता है, जिससे यह बिना किसी बाहरी बल के आगे पीछे चल सकता है। हमारे उदाहरण में हम इसी प्रकार के एक्चुएटर का उपयोग कर रहे हैं। अब आइए डायरेक्शनल वाल्व्स के बारे में जानें, जो शुरुआत में थोड़ा जटिल लग सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे एक एक कदम में समझाएंगे ताकि यह आसानी से समझ में आ जाए। डायरेक्शनल वाल्व्स पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। तो हाइड्रोलिक डायरेक्शनल वाल्व वास्तव में कैसे काम करता है? एक हाइड्रोलिक डायरेक्शनल वाल्व 3 मुख्य हिस्सों से बना होता है: बॉडी, पोर्ट्स और स्पूल। सबसे पहले वाल्व बॉडी मुख्य संरचना होती है, जिसमें सभी आंतरिक घटक रखे जाते हैं। इसे बहुत सटीकता से डिजाइन किया गया है ताकि स्पूल आसानी से हिल सके और द्रव सही पोर्ट्स से होकर गुजर सके। इस उदाहरण में मैं एक टू वे डायरेक्शनल वाल्व का उपयोग कर रहा हूं। इसे टू वे वाल्व कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 पोर्ट होते हैं, पोर्ट पी और पोर्ट ए। जब स्पूल बाईं ओर खिसकता है, जिसे हम स्पूल शिफ्ट कहते हैं, तो तेल पोर्ट पी से पोर्ट ए की ओर बहता है। लेकिन स्पूल वास्तव में शिफ्ट कैसे होता है? इसे पूरा करने के लिए कई सामान्य तरीके हैं, जिनमें लीवर, फुट पेडल, सोलनॉइड, पायलट ओएनपैरेटेड सिस्टम और सोलनॉइड कंट्रोल्ड पायलट ओएनपैरेटेड शामिल हैं। प्रत्येक विधि का उद्योग में अपना स्थान है, जिसे वाल्व के आकार और सिस्टम की आवश्यकताओं के आधार पर चुना जाता है। अब आइए वापस चलते हैं और अपने हाइड्रोलिक सिस्टम में डायरेक्शनल वाल्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसे 4 वे वाल्व कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 पोर्ट होते हैं। पी प्रेशर के लिए है, जहां से द्रव अंदर आता है। टी टैंक पोर्ट है, जहां से द्रव वापस रिजर्वायर में जाता है। ए और बी वर्किंग पोर्ट्स हैं, जो एक्चुएटर से जुड़ते हैं ताकि उसकी गति को नियंत्रित किया जा सके। इस वाल्व को सेंटर ब्लॉक्ड वाल्व भी कहा जाता है क्योंकि जब स्पूल केंद्र स्थिति में होता है तो यह सभी 4 पोर्ट्स को ब्लॉक कर देता है।
इसके अलावा यह एक सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व है, क्योंकि जब सोलेनॉइड को ऊर्जा मिलती है तो स्पूल ए या बी स्थिति में शिफ्ट हो जाता है। वॉल्व स्पूल को उसकी न्यूट्रल सेंटर स्थिति में वापस लाने के लिए स्प्रिंग्स का उपयोग करता है। अब जब हमने मूल बातें समझ ली हैं तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये एक 4-वे 3 पोजीशन सोलेनॉइड ऑपरेटेड सेंटर ब्लॉक्ड वॉल्व है। आइए देखें ये कैसे काम करता है। जब वॉल्व न्यूट्रल स्थिति में होता है और कोई सोलेनॉइड सक्रिय नहीं होता तो स्पूल केंद्र में रहता है और सभी पोर्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब सोलेनॉइड ए को ऊर्जा मिलती है तो स्पूल बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे पोर्ट पी से पोर्ट ए तक प्रेशर जाता है और टैंक पोर्ट टी पोर्ट बी से जुड़ जाता है। इस क्रिया से सिलेंडर बाहर की ओर बढ़ता है। अगले क्लिप में वॉल्व के संचालन पर ध्यान दें ताकि आप देख सकें कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। एक महत्वपूर्ण अभ्यास यह है कि जब सिलेंडर पूरी तरह से बाहर आ जाए तो सोलेनॉइड ए को डी एनर्जाइज कर दें। यह सुनिश्चित करता है कि सिलेंडर तब तक बाहर ही रहे जब तक सोलेनॉइड बी सक्रिय नहीं किया जाता। ध्यान दें कि यह केवल उन वॉल्वों पर लागू होता है जिनकी केंद्र स्थिति ब्लॉक्ड होती है। अब बात करते हैं सिलेंडर को वापस खींचने की, जो सोलेनॉइड बी को सक्रिय करके किया जाता है। चलिए फिर से शुरू करते हैं। जब सिलेंडर पूरी तरह से बाहर है और डायरेक्शनल वॉल्व अपनी केंद्र स्थिति में है, जब सोलेनॉइड बी को सक्रिय किया जाता है तो स्पूल दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे प्रेशर पोर्ट पी पोर्ट बी से जुड़ जाता है और पोर्ट ए टैंक से जुड़ जाता है। इससे सिलेंडर वापस खिंच जाता है। अगले क्लिप में वॉल्व के संचालन पर ध्यान दें ताकि आप देख सकें कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। अब चलिए फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स के बारे में बात करते हैं। ये वॉल्व्स द्रव के प्रवाह को समायोजित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे एक्ट्यूएटर की गति बदलती है। हमारी प्रणाली में हम एक डायरेक्शनल फ्लो कंट्रोल वॉल्व का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह केवल एक दिशा में प्रवाह को नियंत्रित करता है। आउटलेट साइड पर एक चेक वॉल्व होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रवाह एक समायोज्य छेद या ऑनरिफिस से होकर जाए। एक अच्छा सामान्य नियम यह है कि फ्लो कंट्रोल का उपयोग प्रवाह को बाहर निकलते समय नियंत्रित करने के लिए करें, जिसे मीटर आउट कहा जाता है। यह तरीका आमतौर पर प्रवाह को प्रवेश करते समय नियंत्रित करने की तुलना में अधिक स्मूथ संचालन प्रदान करता है। अब जब हमने अपने सर्किट के सभी मुख्य विवरणों को समझ लिया है तो अब विभिन्न प्रकार के वॉल्व्स पर चर्चा करने का समय है। हाइड्रोलिक स्कीमेटिक्स और डिजाइन एप्लीकेशंस के साथ काम करते समय वॉल्व के विभिन्न प्रकारों को समझना बहुत जरूरी है। आइए इसे एक एक कदम में तोड़कर समझते हैं ताकि यह स्पष्ट और आसान हो जाए। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक पल निकालकर सब्सक्राइब कर लें। यह वास्तव में हमें आपके लिए मूल्यवान सामग्री बनाते रहने में मदद करता है। सूची में सबसे पहले है टैंडम सेंटर वॉल्व। अपनी न्यूट्रल स्थिति में पंप पोर्ट टैंक पोर्ट से जुड़ जाता है, जिससे द्रव आसानी से वापस रिजर्वायर में बह सकता है। इसी समय वर्क पोर्ट्स ए और बी ब्लॉक रहते हैं, जिससे एक्ट्यूएटर में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता। यह सेटअप ऊर्जा की बचत करने में मदद करता है, क्योंकि द्रव को टैंक में वापस जाने दिया जाता है बिना इसे सिस्टम के सेट प्रेशर पर रिलीफ वाल्व से गुजरने के लिए मजबूर किए। टैंडम सेंटर वाल्व की कमी यह है कि पंप केवल उसी सर्किट को सप्लाई कर सकता है जिसमें टैंडम सेंटर हो। इसे अन्य सर्किट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वाल्व सेंटर पोजीशन में होता है तब पंप का प्रेशर लगभग 0 psi तक गिर जाता है। इसका मतलब है कि जब वाल्व सेंटर में होता है तो पंप किसी और चीज को चलाने के लिए प्रेशर नहीं बना रहा होता। अगला है ओपन सेंटर हाइड्रोलिक वाल्व, जिसे एच सेंटर वाल्व भी कहा जाता है। जब वाल्व न्यूट्रल पोजीशन में होता है तो वर्क पोर्ट्स टैंक से खुले रहते हैं, यानी एक्ट्यूएटर लॉक या स्थिर नहीं रहता। अगर उस पर कोई बाहरी बल लग रहा हो तो वह आसानी से हिल सकता है। इसी समय द्रव पंप से टैंक में स्वतंत्र रूप से बहता है, जिससे प्रेशर लगभग 0 हो जाता है। टैंडम सेंटर की तरह यह सेटअप पंप पर दबाव कम करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन यह केवल एक सर्किट तक ही सीमित है। अब बात करते हैं फ्लोट सेंटर हाइड्रोलिक वाल्व की। इसकी न्यूट्रल पोजीशन में वर्क पोर्ट्स सीधे टैंक से जुड़ जाते हैं, जिससे एक्ट्यूएटर लॉड के तहत बिना किसी रुकावट के आसानी से हिल सकता है। टैंडम या ओपन सेंटर वाल्व्स के विपरीत फ्लोट सेंटर वाल्व सेंटर में होने पर पंप के द्रव को टैंक में वापस नहीं भेजता। इस डिजाइन के कारण पंप कई सर्किट्स को चला सकता है, क्योंकि द्रव का प्रवाह डाइवर्ट नहीं होता। एक और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला वाल्व है जिसका कोई सेंटर पोजीशन नहीं होता, 4-वे सोलेनॉइड ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न वाल्व। ऑपरेशन के दौरान जब सोलेनॉइड को ऊर्जा मिलती है तो एक्ट्यूएटर या तो बढ़ेगा या सिकुड़ेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सर्किट में वाल्व को कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है।
जैसे ही पावर बंद की जाती है, स्प्रिंग मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है, जिससे एक्चुएटर की दिशा उलट जाती है और वह अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। अब जब हमने एक साधारण हाइड्रोलिक सिस्टम की बुनियादी बातें समझ ली हैं, तो चलिए कुछ उन्नत प्रणालियों से जुड़े सवालों पर चर्चा करते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूम्यूलेटर वास्तव में क्या होते हैं और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? हम ओवरहैंग लॉर्ड्स को कैसे संभालते हैं और इसमें काउंटर बैलेंस वाल्व्स की क्या भूमिका होती है? और हाइड्रोलिक सिस्टम्स बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के तेल को स्वचालित रूप से कैसे फिल्टर और ठंडा कर सकते हैं? आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूम्यूलेटर को हाइड्रोलिक सिस्टम्स के लिए बैकअप बैटरी की तरह समझें। ये दाबयुक्त द्रव को संग्रहित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे छोड़ते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूम्यूलेटर के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे आम दो प्रकार पिस्टन और ब्लैडर टाइप हैं। पिस्टन एक्यूम्यूलेटर में एक पिस्टन होता है जो गैस और हाइड्रोलिक द्रव को अलग करता है। ये टिकाऊ होते हैं और उच्च दबाव को संभाल सकते हैं, जिससे ये भारी भरकम कार्यों के लिए उपयुक्त बनते हैं। ब्लैडर एक्यूम्यूलेटर में गैस और द्रव को अलग करने के लिए एक लचीला ब्लैडर होता है। ये दबाव में बदलाव का तेजी से जवाब देते हैं और मोबाइल तथा औद्योगिक प्रणालियों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो एक्यूम्यूलेटर का असल में उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्यूम्यूलेटर का पहला मुख्य उपयोग सिस्टम प्रेशर को बनाए रखना है। यह तब विशेष रूप से सहायक होता है जब पंप पर्याप्त बड़ा नहीं होता या जब अचानक उच्च मात्रा की मांग होती है, जिससे दबाव में गिरावट आ सकती है। एक्यूम्यूलेटर का दूसरा उपयोग झटकों को अवशोषित करना है। जब वॉल्व तेजी से शिफ्ट होते हैं तो यह सिस्टम में कंपन पैदा कर सकता है, जिससे नुकसान या रिसाव हो सकता है। एक्यूम्यूलेटर इन झटकों को कम करने में मदद करता है। एक्यूम्यूलेटर का तीसरा उपयोग आपातकालीन बैकअप के रूप में होता है। अगर पंप फेल हो जाता है तो एक्यूम्यूलेटर में संचित ऊर्जा का उपयोग मैन्युअली एक्चुएटर को सुरक्षित या न्यूट्रल स्थिति में लाने के लिए किया जा सकता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में सिस्टम सुरक्षित रहता है। हमारे उदाहरण में अगर पंप फेल हो जाता है तो चेक वाल्व एक्यूम्यूलेटर को लाइन में दबाव बनाए रखने की अनुमति देता है। यह संचित ऊर्जा फिर एक्चुएटर को चलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे वह चार तरफा डायरेक्शनल वाल्व के ओवरराइड को मैन्युअली ऑपरेट करके हो या वाल्व की कॉइल को एनर्जाइज करके। हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्यूम्यूलेटर बेहद उपयोगी होते हैं, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से डिजाइन न किया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्रव ऊर्जा को संचित करते हैं। जब सिस्टम बंद हो और शून्य ऊर्जा की स्थिति में हो तो एक्यूम्यूलेटर को सुरक्षित रूप से टैंक में वापस निकालने का कोई तरीका होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह जोखिम रहता है कि कोई गलती से वॉल्व को एनर्जाइज कर दे, जिससे एक्चुएटर अनजाने में चल सकता है और गंभीर चोट लग सकती है। इस सर्किट में हमारे पास एक सोलोनॉइड संचालित सामान्यतः खुला दो तरफा वॉल्व है जो एक्यूम्यूलेटर को टैंक से जोड़ता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि एक्यूम्यूलेटर केवल तभी प्रेशराइज हो सकता है जब वॉल्व को एनर्जाइज किया जाए, क्योंकि वॉल्व को एनर्जाइज करने पर ड्रेन पोर्ट ब्लॉक हो जाता है। जब सिस्टम मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है तब एक मैन्युअल दो तरफा वॉल्व का उपयोग करके भी एक्यूम्यूलेटर को टैंक में निकाला जा सकता है। आइए ओवरहैंग लॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। क्षैतिज लॉर्ड्स के विपरीत आप ओवरहैंग लॉर्ड्स के लिए वही सर्किट डिजाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का मुख्य भूमिका होती है। कल्पना कीजिए कि इस उदाहरण में एक सिलेंडर से 5000 पाउंड का लोड लटका हुआ है। जब लोड को नीचे करने के लिए डायरेक्शनल वाल्व को एनर्जाइज किया जाता है तो वह लोड फ्री फॉल करता है, जैसे किसी भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी से गिरा दिया गया हो। यह इसलिए होता है क्योंकि सिलेंडर के रॉड एंड का पोर्ट टैंक से जुड़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला करने के लिए कोई प्रतिरोध नहीं रहता। आप सोच सकते हैं, फ्री फॉल को धीमा करने के लिए फ्लो कंट्रोल का इस्तेमाल क्यों न करें? समस्या यह है कि अगर आप फ्लो को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं तो सिलेंडर के रॉड एंड पर बहुत अधिक दबाव बन जाता है, जिससे पैकिंग को नुकसान पहुंच सकता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए कल्पना कीजिए कि फ्लो कंट्रोल पूरी तरह से बंद है। दबाव 1000 psi तक पहुंच सकता है और उस पर लोड का पूरा वजन भी पड़ रहा होता है। जब तेल के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता तो सारी ताकत पैकिंग पर इकट्ठा हो जाती है, जैसे प्रेशर कुकर फटने के लिए तैयार हो, और आखिरकार यह फेल हो जाती है। तो हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? इसका समाधान आगे आने वाला है। इसका जवाब है काउंटर बैलेंस वाल्व। यह एक सामान्यतः बंद रहने वाला प्रेशर कंट्रोल वाल्व है जिसे लोड को संतुलित या उसका प्रतिकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। दबाव आमतौर पर इस तरह सेट किया जाता है कि वह ओवरहैंग वजन के बराबर या उससे थोड़ा अधिक बल उत्पन्न करे। यह दबाव रॉड और पिस्टन के क्षेत्रफल तथा लोड के वजन के आधार पर गणना किया जाता है। अगर आपके पास काउंटर बैलेंस वाल्व या प्रेशर सेटिंग्स की गणना के बारे में कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट्स में मुझे लिखें।
ओवरहैंग लॉर्ड्स के मामले में हम आम तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा के लिए काउंटर बैलेंस वाल्व के साथ एक पायलट ओम्प्रेडेड या सोलनॉइड ओम्प्रेडेड चेक वाल्व भी जोड़ते हैं। यह लोड को सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर लॉक रखने में मदद करता है। हमारे उदाहरण में जब डायरेक्शनल वाल्व को नीचे की ओर मूवमेंट के लिए एनर्जाइज किया जाता है तो पायलट सिलेंडर के ब्लाइंड एंड पर प्रेशर को महसूस करता है और चेक वाल्व खोल देता है। यह सेटअप आमतौर पर प्रेसों में इस्तेमाल किया जाता है। और एक त्वरित सुझाव, डायग्राम्स में पायलट लाइनों को हमेशा डैश्ड लाइनों के रूप में दिखाया जाता है। बिल्कुल आपकी कार के इंजन के तेल की तरह हाइड्रोलिक सिस्टम का तेल भी समय के साथ गर्म होता है और गंदा हो जाता है। इसीलिए हमें तेल को ठंडा और फिल्टर करने का तरीका चाहिए ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। हाइड्रोलिक ऑयल को फिल्टर करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सिस्टम के प्रेशर साइड पर सही आकार के प्रेशर फिल्टर का उपयोग करना। सच कहूं तो ये मेरा सबसे कम पसंदीदा तरीका है। जैसे जैसे फिल्टर जाम होता है उसके आर पार प्रेशर ड्रॉप देखने को मिलता है, जिससे ऑयल फ्लो कम हो जाता है। साथ ही समस्याओं से बचने के लिए समय पर फिल्टर बदलना भी अतिरिक्त ध्यान मांगता है। दूसरा तरीका है रिटर्न फिल्टर का उपयोग करना। इस विधि में तेल को टैंक में वापस जाते समय फिल्टर किया जाता है। चूंकि रिटर्न लाइन का प्रेशर लगभग 0 होता है, इसलिए आपको महंगे हाई प्रेशर फिल्टर की जरूरत नहीं होती। इस वजह से यह तेल को फिल्टर करने का सबसे किफायती तरीका है। तीसरी विधि को किडनी लूप फिल्ट्रेशन कहा जाता है और यह सबसे महंगा विकल्प भी है। इस सेटअप में एक अलग पंप और फिल्टर का उपयोग होता है जो लगातार तेल को टैंक में वापस साइकिल करता रहता है। चूंकि पंप बहुत कम दबाव लगभग 0 पर चलता है, इसलिए आप यहां भी रिटर्न फिल्टर का उपयोग कर सकते हैं। यह विधि आमतौर पर बड़े हाइड्रोलिक सिस्टम्स में उपयोग की जाती है जिनमें कई एक्ट्यूएटर्स और वॉल्व्स होते हैं। अब आइए हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करने के बारे में बात करते हैं। यह एक हीट एक्सचेंजर की मदद से किया जाता है जो या तो एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड हो सकता है। एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर आपकी कार के रेडिएटर की तरह काम करता है। तेल ट्यूब्स के माध्यम से बहता है जबकि फिन्स के ऊपर से हवा गुजरती है ताकि तेल ठंडा हो सके। वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर के लिए तेल ट्यूब्स के माध्यम से बहता है और पानी शेल के अंदर उनके चारों ओर घूमता है ताकि वह गर्मी को सोख सके और तेल को ठंडा कर सके। आप किसी भी प्रकार का हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल करें, वे केवल कम दबाव वाले अनुप्रयोगों के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। वे उच्च दबाव को संभाल नहीं सकते। इसके लिए 2 तरीके उपलब्ध हैं। पहला तरीका यह है कि फिल्टर के बाद रिटर्न लाइन पर हीट एक्सचेंजर लगाया जाए। इस तरह तेल पहले फिल्टर से होकर गुजरता है, फिर हीट एक्सचेंजर से होकर और अंत में वापस टैंक में चला जाता है। दूसरा तरीका यह है कि हीट एक्सचेंजर को किडनी लूप फिल्ट्रेशन सिस्टम में फिल्टर के ठीक बाद लगाया जाए। इस व्यवस्था में किडनी लूप पंप लगातार तेल को फिल्टर और फिर हीट एक्सचेंजर के माध्यम से घुमाता रहता है। यह तरीका आमतौर पर बड़े हाइड्रोलिक सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें कई एक्ट्यूएटर्स और वॉल्व्स होते हैं। बहुत अच्छा किया आपने इसे पूरा देखा। हाइड्रोलिक स्कीमेटिक्स शुरू में भारी लग सकते हैं, लेकिन अब आपको एक्ट्यूएटर्स, पंप्स, कंट्रोल वॉल्व्स और एक्सेसरीज के मुख्य चिन्हों की अच्छी समझ हो गई है। ये किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम के मूल तत्व हैं और इन्हें जानने से ट्रबल शूटिंग और डिजाइनिंग बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने सवाल या विचार जरूर साझा करें।